हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आज हम एस्टॉपल से डील करेंगे और एक छोटा लेक्चर रहेगा ये, हम सेक्शन 115 से लेके 117 तक इसमें कवर करेंगे। एस्टॉपल जो होता है बहुत ही छोटा इजी टॉपिक होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और एस्टॉपल का जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ सिविल केसेस पे ही एप्लीकेबल होता है। अब हम देखते हैं कि एस्टॉपल होता क्या है। तो जब एक व्यक्ति कोई डिक्लेरेशन करता है और उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे कोई दूसरा व्यक्ति एक्ट कर लेता है, तो बाद में आगे जाकर उस पहले व्यक्ति को जिसने डिक्लेरेशन किया था उसे उस बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। ये होता है एस्टॉपल का प्रिंसिपल। रीजन बीइंग, आपके बिलीफ पर सामने वाले ने एक्ट किया है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी होता है कि अब आपको उसे जस्टिस देना पड़ेगा और अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हो। तो हम पढ़ते हैं कि सेक्शन 115 में एस्टॉपल के बारे में कहा क्या गया है। तो एस्टॉपल के अंदर यही कहा गया है कि वेयर वन पर्सन बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन हैज कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। अब उस पर्सन ने एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया और सामने वाले व्यक्ति ने उस चीज़ को सत्य मानते हुए एक्ट भी कर लिया है, तो सच पर्सन एक्ट्स अपॉन दिस बिलीफ, देन नीदर द पर्सन जिसने वो डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन किया था या उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट शैल बी परमिटेड टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग विच ही हैड स्टेटेड इन हिज डिक्लेरेशन और ओमिशन। तो इसका ये कहा गया है कि जो मैंने आपको एस्टॉपल के इनिशियली समझाया था कि जब कोई व्यक्ति डिक्लेरेशन करता है, सामने वाला उस डिक्लेरेशन पे एक्ट करता है, तो बाद में अगर ये मामला केस जो होता है कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जाने के बाद में वो व्यक्ति जिसने डिक्लेरेशन किया था या उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट वो उस बात की सत्यता को डिनाई नहीं कर सकता है। आपने वो कहा था, आपको उस बात पे अड़े रहना होगा। इक्विटी का प्रिंसिपल होता है ये। इसके ऊपर जो आप एग्जाम्पल में जो केस पढ़ते हो ना, वो पिकार्ड वर्सेस शीयर्स का होता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 115 का जो एग्जाम्पल है वो बात करता है कि जब एक व्यक्ति XYZ को अपना घर बेचता है, हाउएवर वो घर का मालिक नहीं होता, उसके फादर मालिक होते हैं, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवॉल्व कर जाती है ए के ऊपर। तो XYZ जो होता है वो क्लेम करता है कोर्ट में जाके कि अब जो प्रॉपर्टी है वो मुझे दिलाई जाए। तो ए ये क्लेम करता है कि साहब जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो प्रॉपर्टी मेरी थी ही नहीं, वो मेरे फादर की प्रॉपर्टी थी, और अब जाके मेरे ऊपर डिवॉल्व हुई है, तो तब मेरी कैपेसिटी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट करने की। लेकिन कोर्ट ये हेल्ड करता है कि जब आपने डिक्लेरेशन दिया कि वो आपकी प्रॉपर्टी थी और अब वो प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे अड़ा रहना होगा, खड़ा रहना होगा। इक्विटी का प्रिंसिपल है, जस्टिस आपको सामने वाली पार्टी के साथ में करना पड़ेगा। और इसी केस के अंदर प्रोपाउंड किया था प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। पहली बार जो एस्टॉपल का प्रिंसिपल आया था पिकार्ड वर्सेस शीयर्स के केस में आया था 1989 में। इसका जो दूसरा केस है वो है HR बसावाराज वर्सेस कैनारा बैंक। इसके अंदर कोर्ट ने कहा था कि आपने डिक्लेरेशन तो कर दिया, सामने वाली पार्टी अगर उसके ऊपर एक्ट नहीं करती ना, तो एस्टॉपल का सिद्धांत अप्लाई नहीं करता है। सामने वाली पार्टी को एक्ट करना जरूरी है। दैट इज जैसा हमने पिकार्ड वर्सेस शीयर्स में पढ़ा था कि उसमें सामने वाली पार्टी ने पैसा दे दिया है, पैसा देने को तैयार है, ठीक है, तो सामने वाली पार्टी उसके ऊपर एक्ट कर चुकी है, मन बना चुकी है, तो उस केस के अंदर ही प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करेगा। अदरवाइज अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है, उसने भी कोई स्टेप नहीं लिया, सामने वाली पार्टी ने भी कोई स्टेप नहीं लिया, तो एस्टॉपल का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है। तो इक्विटी की जरूरत ही नहीं है। इक्विटी तो तब करोगे ना जब सामने वाली पार्टी ने कुछ स्टेप लिया और आपको उसे जस्टिफाई करना पड़े। अगर सामने वाला स्टेप ही नहीं ले रहा है तो आप जस्टिफाई क्यों करेंगे? देयरफॉर यहाँ पे इक्विटी का कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होता है। अगला जो केस है वो है मोहम्मद अहमद वर्सेस रॉर्फी। वो है एस्टॉपल मस्ट बी क्लियरली प्लीडेड इन द रिटन स्टेटमेंट। जो एस्टॉपल का सिद्धांत होता है ना, वो आपको रिटन स्टेटमेंट में या प्लेन के अंदर स्पेसिफिकली प्लीड करना होता है, तभी कोर्ट ये मानेगा कि एस्टॉपल का ग्राउंड हम रेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोर्ट के अंदर आप रेस नहीं कर सकते हो। मूविंग ऑन, टाइप्स ऑफ एस्टॉपल हम देखते हैं। तो एस्टॉपल के काफी सारे टाइप्स होते हैं, पर ब्रॉडली उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड दैट इज रिकॉर्ड, कोर्ट्स के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनके थ्रू कोई एस्टॉपल लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। जैसा आपने पढ़ा होगा रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल कि अगर एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है तो उसको आप आगे जाके रेज नहीं कर सकते हो, वो एस्टॉपल का ही प्रिंसिपल होता है। रिकॉर्ड्स उसी की बात करते हैं, सेक्शन 40 से 44 इंडियन एविडेंस एक्ट का। और रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है जो हमें CPC में मिलता है, ये टाइप्स ऑफ एस्टॉपल जो रिकॉर्ड के एस्टॉपल होते हैं उनकी बात करता है। इशू फाइनली डिसाइडेड इन अ जजमेंट, उसके ऊपर आप वापस से केस रेस करके क्लेम नहीं ले सकते हो। जो दूसरा एग्जाम्पल होता है इसके अंदर, दूसरा टाइप होता है वो होता है एस्टॉपल बाय डीड। दैट इज एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, सेल डीड की हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी ने टर्म्स एंड कंडीशन फ्रेम किए, दोनों पार्टीज ने उसके ऊपर साइन किया। अब एक पार्टी मुकर नहीं सकती कि टर्म्स और कंडीशंस वो नहीं थे। दैट इज कॉल्ड एस्टॉपल बाय डीड। डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, डीड बिटवीन पार्टीज, उनके द्वारा साइन किया गया है। उनके द्वारा अगर साइन किया गया है तो जो साइन होता है उनका एसेंट सिग्निफाई करता है, और अब आप अपने एसेंट से पीछे नहीं हट सकते हो। तीसरा जो होता है एस्टॉपल बाय पायस कंडक्ट या नेग्लिजेंस। आपने ऐसा कुछ काम किया जो आपको नहीं करना था, या ऐसा कुछ काम जो आपको करना था वो आपने नहीं किया है, नेग्लिजेंट रहे उसको करने में। बाय वर्ड्स और कंडक्ट और ओमिशन टू डू एन एक्ट। ऐसा कोई एक्ट आप करते हो, ऐसा कोई डिक्लेरेशन आप करते हो जिसके बेसिस पे सामने वाला पर्सन कोई स्टेप लेता है
तो वहाँ पे एस्टॉपल का सिद्धांत अराइज हो जाता है। चौथा होता है इलेक्शन। अगर आपने मल्टीपल चॉइसेस में से एक पर्टिकुलर चीज़ को इलेक्ट किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ते हैं सेक्शन 35 में, अगर आपको इलेक्शन कर लेते हो तो आपको पीछे नहीं हटने दिया जाता इलेक्शन से। जो भी आपने क्लेम किया था वो आपका होगा, और सामने वाली पार्टी को अगर कुछ वहाँ से राइट्स अराइज हो रहे हैं तो सामने वाली पार्टी को आपको राइट्स देने पड़ेंगे, आपको ऑब्लाइज करना पड़ेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्टॉपल का टाइप होता है वो होता है प्रॉमिसरी एस्टॉपल। इसका मतलब ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर एक्ट को करने का प्रॉमिस किया है तो अब आप उससे एस्टॉप्ड हो, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो अगर आपकी सामने वाली पार्टी ने पोजीशन बदली है तो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम अक्सर एक एग्जांपल देखते हैं कि ए जो होता है वो मंदिर बनाने के लिए 10,000 रुपये देने का वादा कर देता है, ठीक है, और इस वादे के बेसिस के ऊपर जो पुजारी होते हैं और जो कम्युनिटी होती है वो मंदिर का काम शुरू कर देते हैं। अब काम शुरू करने के बाद में वो ए के पास जाते हैं कि साहब आपने पैसे का वादा किया था, पैसा हमें दो। तो ए मना कर देता है कि अब मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, सॉरी। केस में कोर्ट जो होता है वो केस को सुनता है, और केस सुनते हुए कोर्ट ये देखता है कि आपने प्रॉमिस किया था और उस प्रॉमिस के बेसिस पे जो कम्युनिटी थी और पुजारी लोग थे उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया था, दैट इज दे एक्टेड अपॉन योर डिक्लेरेशन और प्रॉमिस। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल वहां लगता है और आपको पैसा देने के लिए मजबूर किया जाएगा कोर्ट के अंदर। तो ये होता है प्रॉमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये इसका प्रोमिनेंट केस है। इसके अंदर ये कहा गया था कि इक्विटी का प्रिंसिपल होता है, जैसा कि एस्टॉपल होता है वो भी इक्विटी का प्रिंसिपल होता है। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी टू प्रिवेंट इनजस्टिस। वंस अ प्रॉमिस इज मेड इट मस्ट बी फॉलोड थ्रू करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया, अगर सामने वाली पार्टी ने एक्ट किया है, मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया था, तो वो आपको प्रॉमिस जो है उसको एग्जीक्यूट करना नेसेसरी हो जाता है और कोर्ट इक्विटी के नाम पे आपको उसका एग्जीक्यूशन मांगेगा। अगला जो केस है वो अशोक कुमार वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इसमें कहा था कि प्रॉमिसरी एस्टॉपल होता है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के द्वारा कोई काम किया जाता है ना उसके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। प्रॉमिसरी एस्टॉपल इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग एज वेल: गवर्नमेंट एक्ट्स, जैसा हमने ऊपर वाले केस में देखा, लेजिस्लेटिव एक्ट और ऐसे एक्ट जो पब्लिक ऑफिसर्स की पावर्स के बाहर थे, दैट इज अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स ऑफ द पब्लिक ऑफिसर्स, तो इनके ऊपर प्रॉमिसरी एस्टॉपल अप्लाई नहीं करता। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एस्टॉपल: बाय रिकॉर्ड, बाय डीड, बाय कंडक्ट, बाय इलेक्शन और प्रॉमिसरी एस्टॉपल। तो प्रॉमिसरी एस्टॉपल इनमें से प्रोमिनेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको मैंने मीनिंग समझा दिया और केसेस भी इसके प्रोवाइड कर दिए। अब हमारा जो अगला पार्ट आता है वो होता है सेक्शन 116 और 117। इन्हें स्टैट्यूटरी एस्टॉपल्स भी कहा जाता है। रीजन बीइंग ये स्टैट्यूट दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी एस्टॉपल्स एज वेल। सेक्शन 116 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है और सेक्शन 117 मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है। 116 में कहा गया है कि जब कोई टेनेंट या लाइसेंसी, किराएदार या फिर पट्टाधारी जो होता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एक जमीन का, तो वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि एट द कमेंसमेंट ऑफ सच टेनेंसी और लाइसेंस, तो जिस पर्सन ने उन्हें जमीन का अधिकार दिया है, टेनेंसी दी है या फिर लाइसेंस दिया है, उस व्यक्ति के पास जमीन का अधिकार था। ये मैं क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास जमीन का अधिकार नहीं था। शैल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई while the tenancy or occupation of land continues, that is landlord or licensor did not have title at the beginning। ठीक है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि जिस लैंडलॉर्ड से आपने जमीन ली है उसको जमीन देने का हक था। अब इसका रीजन क्या है? अगर आपको डिनाई करना ही था, आपको पता ही था, तो आपने उससे टेनेंसी ली क्यों, उससे लाइसेंस लिया ही क्यों? आपको फर्स्ट प्लेस पे ही उसे डिनाई करके उसे मना कर देना चाहिए था ना। तो ये होता है रीजन, एस्टॉपल बाय कंडक्ट। आपका कंडक्ट तो ऐसा था कि आपने उसकी टेनेंसी से उससे टेनेंसी एक्सेप्ट करी, उससे लाइसेंस एक्सेप्ट किया, तो आप अपने कंडक्ट से बाउंड हो। शुड हैव डिनाइड बिफोर टेकिंग पोजेशन, आपको डिनाई करना था तो आप इनिशियल स्टेज पे ही कर सकते थे, आप आगे जाके नहीं कर सकते हो। आप एंटर्ड इनटू टेनेंसी विद द लैंडलॉर्ड इज सफिशिएंट कंडक्ट दैट ही बिलीव्ड हिम टू बी द लैंडलॉर्ड। मीनिंग, अगर आप टेनेंसी में एंटर हुए, अगर आपने लाइसेंस लिया अगले पर्सन से, तो आपको बिलीव था कि भाई उसके पास अधिकार है ये देने का, और अब आप आगे जाके क्लेम करोगे कि अधिकार नहीं था, तो ये आपके जो राइट्स है और आप जो ओनर था, लैंडलॉर्ड था, उसके जो राइट्स है वो कॉन्फ्लिक्ट बनाएंगे। देयरफॉर आपको परमिट नहीं किया जाता है इसका एविडेंस देने के लिए, आप एस्टॉप्ड होते हो। सिमिलरली मूवेबल प्रॉपर्टी का जो केस होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात की जाती है यहाँ पे, बेली या लाइसेंसी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर ये केस होता है कि जब आप एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल जब आप एक चेक एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि वो जो चेक है उसे जिस व्यक्ति ने ड्रॉ किया है उसके पास अथॉरिटी थी या नहीं थी। रीजन बीइंग, अगर आपको एक क्लेम करना ही था तो आप उसे एक्सेप्ट करते ही नहीं, आप पहले ही मना कर देते। आप कहते कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो हम उसी व्यक्ति से लेंगे जिसके पास अथॉरिटी है वो चेक ड्रॉ करने की। सिमिलरली बेली या लाइसेंस ही होता है, तो मैंने अगर किसी अपना सामान एक बेली को दिया है, तो बेली जब मैं उसे सामान लेने जाऊंगा तो ये डिनाई नहीं कर सकता कि ये सामान उस व्यक्ति का था या नहीं था। बेली को सामान देना पड़ेगा। अगर उसको डिनाई करना था, उसको फर्स्ट इंस्टेंस पे ही कर देना था डिनाई कि सामान आपका नहीं है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। पहले केस में एक प्रोविजन है कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस होता है, तो
जो एक्सेप्टर होता है ही में कंटेस्ट वेदर इट वॉज एक्चुअली ड्रॉन बाय दैट पर्सन और नॉट। अगर आपको मैंने चेक ला के दिया ये क्लेम करते हुए कि ए ने ड्रॉ किया है, तो आप ये कंटेस्ट जरूर कर सकते हो कि ये क्या ए ने ड्रॉ किया है या नहीं किया, या फॉर्ज्ड है या नहीं है, इसको आप क्लेम कर सकते हो। पर आप ए की अथॉरिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। अगर आप क्लेम मान रहे हो कि ए का चेक है तो आप उसकी अथॉरिटी नहीं क्वेश्चन कर सकते हो, ये कहता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कहता है कि अगर बेली ने जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है वो किसी और पर्सन को कर दी, तो बेली ये प्रूव कर सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है उसके पास भी बेटर टाइटल था एज अगेंस्ट द पर्सन हु इन द फर्स्ट प्लेस गेव हिम द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एजेंट ने मेरी कार को मेरे पड़ोसी के घर पे जाके रख दिया। मैं छुट्टियों में गया हुआ था, छुट्टियों से जब मैं वापस लौटा तो मैं अपनी कार मेरे पड़ोसी के घर से वापस लेके आ गया। अब इस ग्राउंड को जो बेली है, मेरा पड़ोसी, वो कह सकता है कि जो एक्चुअल ओनर था उसके पास बेटर टाइटल था, दैट इज मेरे पास बेटर टाइटल था, तो ये वैलिड है, इसको आप क्लेम कर सकते हो। रीजन क्या है, हम इसमें एस्टोपल की प्रोवाइड करते हैं, सेम इज सेक्शन 115। अगर आपको एक्ट करना था, अगर आपको डिनाई करना था, आपको फर्स्ट इंस्टेंस में करना होता है, आप बाद में क्वेश्चन करोगे तो आप अपने कंडक्ट से बाउंड हो। अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपका कंडक्ट ये शो करता है दैट यू बिलीव्ड हिम टू बी द एक्चुअल ड्रॉवर या फिर एक्चुअल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट यू हैव एक्सेप्टेड इन द केस ऑफ बेलमेंट। तो ये थे हमारे एस्टोपल के सिद्धांत के बारे में बात की गई थी। ये होता है एस्टोपल। आई होप आपको एस्टोपल अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि एस्टोपल जो है, वो जो प्रिंसिपल होता है एस्टोपल का, किन के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। एक्सेप्शंस क्या है एस्टोपल के? माइनर्स, रीजन बीइंग वो कॉम्पिटेंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉमिस देने के, तो उनके ऊपर एस्टोपल ऑपरेट नहीं करेगा। स्टैच्यूट, लॉ जो होता है वो डायनामिक होता है, विद टाइम चेंज होता है, तो लॉ बेटर होने के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बनता है, और अगर उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आप उसको भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो एस्टोपल के अंदर। सिमिलरली जजमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ, कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया है तो वो भी डायनामिक होता है, सोसाइटीज की नीड को देखते हुए चेंज करता है, तो अगर प्रीवियस जजमेंट्स और अभी के जजमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप उसको भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो एस्टोपल के बेसिस पे। जब दोनों पार्टीज को ही पता था सच क्या है, व्हेन बोथ द पार्टीज न्यू व्हाट द ट्रूथ इज, तब आप फिर से एस्टोपल नहीं कर सकते हो। लास्ट पॉइंट है एक्ट्स ऑफ सोवरेन, अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्ट की है तो उसको भी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो एस्टोपल के अंडर। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस एस्टोपल के, और ये था हमारा एस्टोपल का चैप्टर जो हमने 115 से लेके 117 तक में डील किया है। और आई होप आपको एस्टोपल का प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम रेलेवेंसी के प्रिंसिपल के ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 5 से लेके 55 से डील करता है हमारा चैप्टर 2 ऑफ रेलेवेंसी। डिटेल्ड प्रोविजन है उसके अंदर, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सो मैं उनके ऊपर कोशिश करूंगा कि प्रॉपर और अच्छे वीडियोस बना के आपको पहुंचा सकूं। और आई होप कि आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के ऊपर अभी तक के लेक्चर समझ आ रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन को हेल्प मिल रही होगी। And I'll see you in the next lecture of relevancy of facts. So thank you.